तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 की। स्टाफिंग हमारा चल रहा था। मैंने आपकी इसकी अभी तक सिर्फ एक ही पार्ट अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टाफिंग क्या होती है, स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टाफिंग क्यों जरूरी है आखिर। उसके अलावा स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आज की डेट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ये हम लोगों ने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। अब मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा स्टाफिंग प्रोसेस की। स्टाफिंग प्रोसेस यानी स्टाफिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वाकई स्टाफिंग के अंदर कैसे कैसे सीक्वेंस वाइज काम किया जाता है। याद रखना, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे तो प्लानिंग प्रोसेस हो, चाहे स्टाफिंग प्रोसेस हो, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे कंट्रोलिंग प्रोसेस हो, ये सीक्वेंस वाइज ही याद होना चाहिए। आप पॉइंट्स को भी आगे पीछे नहीं कर सकते हो, और इसीलिए लाइन से याद रखने के लिए मैं आपको जनरली शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूँगा, बट पहले हर एक पॉइंट को आपको समझना जरूरी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस से, और सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। और पहला पॉइंट हमारे पास एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना है, आपको एस्टिमेट करना है, आपको अंदाजा लगाना है, आपको चेक करना है किस चीज की, मैन पावर रिक्वायरमेंट की, कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों की काम के लिए जरूरत है, कितने लोगों को आपको कौन कौन सी जॉब्स प्रोवाइड करनी है, किस फील्ड में कितनी जॉब अवेलेबल है, ये आपको पता करना है पहले। यही काम है आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो आपको सबसे पहले एस्टिमेशन करना है मैन पावर रिक्वायरमेंट की, विच मीन्स फाइंडिंग आउट नंबर। पहली चीज तो आपको नंबर ऑफ पर्संस फाइंड करने, कितने लोगों की जरूरत है, एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज जरूर याद रखना। आपको स्किल वर्कर चाहिए, अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, या कोई स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए, उनमें किस प्रकार से कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या करते टाइम, मैन पावर रिक्वायरमेंट करते टाइम। तो बाय ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर, तो हमें आगे आने वाले फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत है, किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, सबसे पहला काम आपका ये है। तो जब भी आप मैन पावर रिक्रूटमेंट करते हो, जब भी आप एस्टिमेशन करते हो, तो आपको बेसिकली ये तीन चीजें ध्यान में रखनी ही रखनी है। तीन चीजें कौन सी हैं? पहला, वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड का मतलब काम कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोगों की जरूरत है काम के लिए। ठीक, देखो, दिस रिक्वायर्स finding number and types of employees required to perform various job designed in an organizational structure। तो organizational structure जो डिजाइन किया गया है उसमें कितने लोगों की काम की जरूरत है, कितने लोग को जॉब प्रोवाइड हम कर सकते हैं, ये आपको एनालाइज करना है किसमें, वर्कलोड एनालिसिस में। उसके बाद वर्क फोर्स एनालिसिस। अब ध्यान रखना, पहले आपको पता करना था कि कितने काम की जरूरत है, अब है वर्कलोड। लोड का मतलब ऑलरेडी आपके कितने लोग काम कर रहे हैं, तो अब ये भी चेक करना है कितने काम कर रहे हैं। तो ओवरलोड है या अंडरलोड है, जो काम कर रहे हैं, जो काम लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या कम लोग काम कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपको मेजर करनी है। तो देखो, इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। यहाँ पर आपको करना है जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, जो आपको ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको एनालाइज करना है आपको। और एम्प्लॉइज ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग दी जॉब पोजीशन, जो जिन्होंने ऑलरेडी जॉब पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है, उनको एनालाइज करो पहले। एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन और अंडरबर्डन। तो आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि ओवरबर्डन है या अंडरबर्डन है। ओवरबर्डन का मतलब ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, अंडरबर्डन का मतलब लोग तो कम है बट काम ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें कंपैरिजन, यानी आपको अब कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में, कंपैरिजन करना है वर्कफोर्स और आपका वर्कलोड। अगर वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कफोर्स कम है, तो आप कौन से स्टेप्स अपनाओगे, और अगर बाई चांस वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कफोर्स कम है, तो आप कौन से स्टेप अपनाओगे। तो देखो, आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, इन दोनों को एनालाइज करने के बाद द मैनेजर कंपेयर्स बोथ एज एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स। अगर बाई चांस वर्कलोड ज़्यादा है किससे, वर्कफोर्स से, इंडिकेट्स अंडर स्टाफिंग। ये क्या इंडिकेट करता है, अंडर स्टाफिंग, यानी लोग अभी कम मौजूद है हमारे पास। एंड यू नीड टू अपॉइंट मोर पीपल, तो आपको जरूरत पड़ेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को अपॉइंट करो। वेयर एज एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स, अब वर्कफोर्स ज़्यादा है
ओवर वर्कलोड, वर्कलोड हमारे पास कम है। इंडिकेट ओवर स्टाफिंग, ये क्या इंडिकेट करता है? ओवर स्टाफिंग, कि आपने ज़्यादा लोग लगा रखे हैं तो आपको कुछ हटाने भी पड़ेंगे। एंड यू नीड टू रिमूव और ट्रांसफर सम एम्प्लॉइज एल्सवेयर, तो आपको या तो हटाने पड़ेंगे या आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह। एज बोथ ओवर स्टाफिंग एज वेल एज अंडर स्टाफिंग आर अनडिजायरेबल, तो ओवर स्टाफिंग अंडर स्टाफिंग दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनडिजायरेबल होते हैं। तो जब भी आप मैन पावर रिक्रूटमेंट एस्टिमेट करोगे तो ये तीन बातें जरूर याद रख लेना, वर्कफोर्स, वर्कलोड और कंपैरिजन। और आपसे ये क्या 2 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है, वर्कफोर्स क्या होता है, वर्कलोड क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। चलो ये तो था पहला पॉइंट। अब बात करता हूं मैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हमारे पास रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब अब आपको क्या करना है, आपने एस्टिमेट तो कर लिया कितने लोगों की जरूरत है, किस फील्ड में जरूरत है। अब आपको एस्टिमेशन के हिसाब से अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना है। बेस्ट से बेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा लोग आपको लेके आना है। अब जैसे सपोज करो सिलेक्ट तो आपको सिर्फ 100 ही लोग करने हैं, बट आप चाहोगे कि हमारे पास जितने ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज करो 100 लोगों की ज़रूरत थी और आपके पास 5000 लोग आ गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कितने लोग? 5000। सिर्फ ज़रूरत कितनी है? सिर्फ 100 लोगों की। अब आप क्या करोगे, उन 5000 में से अब आप ढूंढोगे बेस्ट से बेस्ट चीज़, जो आपको बेस्ट पर्सन्स मिलेंगे स्टार्टिंग के 100 वो आप सिलेक्ट कर लोगे। सेम चीज़ जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, जितनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं हमारे पास उतना ज़्यादा हम बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ करते हैं। सेम यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस हैं एम्प्लॉइज़ की, 5000 लोग हैं, 5000 में से आपको बेस्ट टॉप 100 आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिक्रूटमेंट। अच्छा, रिक्रूटमेंट में सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आओ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना सिलेक्शन, उसमें ये है कि जितने ज़्यादा लोग आ गए हैं उनमें से बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करो। चलो दोनों रीड करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो रिक्रूटमेंट इट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंड्यूसिंग का मतलब होता है यहाँ पर एक प्रकार से प्रेरित करना, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए। उसके बाद आफ्टर एसेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, तो आपको ने ये तो एस्टिमेट कर चुका है कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, किस प्रकार के लोग चाहिए। द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब, तो अब मैनेजर ये ट्राई करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास रिज्यूमे भेजें अपना, तो सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइसेस एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट। जिससे क्या होगा कि मैनेजर के पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस होंगी, जिससे वो बेस्ट से बेस्ट चॉइस कर पाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या करना है, 5000 लोगों में से 100 सिलेक्ट कर लेने हैं आप। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस भी एक ध्यान रखना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पर आप सिर्फ सिलेक्शन समझो। अभी सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। अब आपको जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो आपको सिलेक्ट करना है टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। इसके अलावा द सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यू एक्सेट्रा। तो सिलेक्शन भी एक प्रोसेस है, मैंने बताया, जिसके अंदर टेस्ट भी आता है, इंटरव्यू भी आता है, फिजिकल टेस्ट भी आता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ यहाँ पर याद रखो आपके पॉइंट्स। तो कितने पॉइंट्स हो गए अभी तक? सिर्फ 3 पॉइंट। कौन कौन से थे? पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन। पहले में आपने एस्टिमेट किया, फिर आपने रिक्रूटमेंट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग में से आपने 100 लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अगेन यहाँ पर 2 वर्ड आ गए। पहला प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब उन्हें जॉब के लिए प्लेसमेंट लेटर दे दो, आपने बोल दिया कि आप इस जॉब पे अब से आ चुके हो। दूसरी चीज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब दिशा निर्देश प्रोवाइड करने हैं, तभी तो वो काम करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक लेटर दे दिया तो उससे वो अपने आप काम करने लगेंगे। आपको ने ओरिएंटेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको ने बताना पड़ेगा कि आप कहाँ कैसे काम करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी आपको ने दिशा निर्देश प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलो रीड भी कर लेते हैं। प्लेसमेंट रिफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड, तो वो जिसमें सिलेक्ट हुआ है वो जॉब ऑक्यूपाई कर लेगा। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉइज इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर, सिलेक्शन के बाद उन्हें लेटर देंगे जिसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, एंड इज आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वैकेंट जॉब पोजीशन। ओरिएंटेशन रिफर्स टू, अब ओरिएंटेशन क्या होता है वो भी सुन लो। ओरिएंटेशन रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू फैमिलियर
the new employees with the existing, whereas in small organization superior takes the new employees on round and introduce them to। अच्छा, इसका पूरी जो कहानी लिखी हुई है आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, ओरिएंटेशन आपकी वो प्रोसेस होती है जिसमें जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं किसके साथ, पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ। तो इसमें दोनों बातें दी हुई हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है और आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। देखो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है, जब न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं तो वो अपने आप फेमिलियर हो जाते हैं, तो अपने आप उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है क्योंकि 2-4 ही लोग हैं काम करने वाले। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस पोजीशन पर वो काम करेंगे वहां पर आपको इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपको प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। अब आपके कितने पॉइंट हुए, 4। ठीक है, याद रखना चारों पॉइंट। पहला आपका क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और एक लास्ट पॉइंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब क्या करना है, काम करवाने से पहले आपको उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, और डेवलपमेंट का मतलब आपको टाइम पे उन्हें प्रमोशंस प्रोवाइड करने हैं। तो देखो, टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड टू मोटिवेट देम, उनको इससे मोटिवेशन भी होगा। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज को आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है जिससे वो अपनी स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके 3 पॉइंट और हैं। ठीक है, ये हैं आपके 3 पॉइंट। वो जो 3 पॉइंट हैं ये आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं। लेकिन एक काम करो, पहले आप ये जो आपने 5 पॉइंट याद किए ना, उसके लिए पहले आप शॉर्ट ट्रिक देख लो। उसके बाद में आपको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपकी सिलेक्शन स्टाफिंग प्रोसेस है फिर मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, पहले आप इसी का शॉर्ट ट्रिक देख लो। ये 5 पॉइंट हैं, वैसे तो 5 पॉइंट मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, बट याद अगर हो गए हैं तो भी ठीक है, याद नहीं भी हुए हैं फिर भी एक शॉर्ट ट्रिक देख लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक राजा। आजकल आप लोग रामायण बड़ा देख रहे हो यार। रामायण कब देख रहे हो, लॉकडाउन में। आपको पता है ना, डीडी नेशनल पे आती थी, तो भगवान राम जी ने क्या किया था, पूरे रावणों का टोटली विनाश कर दिया था। वही मैं एक शॉर्ट ट्रिक छोटी सी लिखना चाह रहा हूँ। तो एक राजा सभी पापों पर, एक राजा सभी पापों को तोड़ देता है। सभी पापों को तोड़ेगा लिख दो, या तोड़ देता है, तो तोड़ेगा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक राजा सभी पापों को तोड़ेगा। ठीक है, अब मेरी राइटिंग आप लोग समझते हो, मैं हिंदी तो और ज़्यादा तेज़ है मेरी। चलो, तो आपने शॉर्ट ट्रिक क्या देखी, शॉर्ट ट्रिक आपने देखी एक राजा सभी पापों को तोड़ेगा। एक राजा सभी पापों को तोड़ेगा, बस ये याद रख लोगे, 5 पॉइंट हो जाएंगे। कैसे, ई फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, आर फॉर रिक्रूटमेंट, एस फॉर सिलेक्शन, पी फॉर प्रमोशन एंड ओरिएंटेशन, और टी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब बताओ, कोई कहानी, कुछ इशू, कोई पॉइंट जो याद ना रख पाओ? बिल्कुल आसान सी बातें हैं, बस को छोड़ देना यार, क्योंकि ये तो हम लोग इतना तो छोड़ सकते हैं ना। तो एक राजा सभी पापों को तोड़ेगा, तो एक राजा, जैसे भगवान राम जी की बात करें तो उन्होंने सभी पापों को विनाश कर दिया था, तो एक राजा सभी पापों को तोड़ेंगे या तोड़ेगा, जिस भी लैंग्वेज में आप समझ लो। तो ई फॉर, एक यानी ई फॉर क्या था आपका, ई फॉर आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, राजा, आर फॉर रिक्रूटमेंट, सभी, एस फॉर सिलेक्शन, पी फॉर प्रमोशन एंड ओरिएंटेशन, और टी फॉर तोड़ेगा यानी टी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलो, इतना याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स ऑल्सो दी इन स्टाफिंग प्रोसेस। तो अब हम लोग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ कोई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, कोई HRM डिपार्टमेंट नहीं होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वहाँ पर स्टाफिंग कैसे कैसे होगी? ठीक, 3 पॉइंट है सिर्फ, आप ध्यान से देखो। तो पीपीसी, और आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पीपीसी कर बनाया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, तो पीपीसी याद रखो। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग प्रोसेस पीपीसी, पीपीसी का मतलब पहला परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपको परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना है, आपको चेक करना है। चलो, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, आपको एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करनी है, चेक करना है अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड, और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के द्वारा। दी स्टैंडर्ड्स आर मेड नोन टू एम्प्लॉइज इन एडवांस, तो स्टैंडर्ड्स एम्प्लॉइज को पहले से पता भी होना चाहिए कि आपका इवेल्यूएशन किस बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम देते हो ना तो आपको पहले से पता रहता है उसका सिलेबस, सेम यहाँ पर एम्प्लॉइज को आप इवेल्यूएट कर रहे हो तो पहले से आप उन्हें बताओगे कि हम आपका इवेल्यूएशन किस बेसिस पे करेंगे। इसके बाद सुपीरियर्स प्रिपेयर ए फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो सुपीरियर आपकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जैसे आपके टीचर आपका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। अब देखो, जिस भी एम्प्लॉइज़ का परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा होगा, कहते हैं ना जिस भी स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा होता है क्या करते हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में भेज देते हैं। सेम यहाँ पर एम्प्लॉइज़ को क्या करना है, उन्हें प्रमोशन प्रोवाइड करना है, यही है आपका। तो प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग
प्लेस्ड एट हायर जॉब पोजीशन विथ मोर पे, तो आप उन्हें उस पहली की अपेक्षा पेमेंट भी ज़्यादा करोगे, जॉब सेटिस्फेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा रहेंगी। जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस दे आर गिवन प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर जॉब पोजीशन। तो हम क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको हायर जॉब पोजीशंस असाइन कर देते हैं। इसके बाद आओ तीसरा पॉइंट, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब जो भी आप सैलरी वगैरह उन्हें पे कर रहे हो, चाहे कैश में दे रहे हो चाहे नॉन कैश दे रहे हो, किसी भी रूप में आप उन्हें पे कर रहे हो, तो उनका इंक्रीजमेंट। तो इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब, इट इंक्लूड्स पेज, रिवार्ड्स एंड अदर इंसेंटिव्स प्रोवाइड टू द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज को हम जो भी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, चाहे कैश में पे कर रहा हूँ चाहे उनके बदले में कुछ रिवार्ड दे रहा हूँ, इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट। तो इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पेमेंट आपकी आएंगी। तो ये 3 स्टेप है मात्र, किसमें, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 5। तो वो 5 अलग याद रखनी है, ये 3 आपको अलग याद रखनी है। ये 3 कैसे याद रखोगे, PPC, तो P फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, P फॉर प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग और C फॉर कंपनसेशन। इसके बाद जो आपकी पेमेंट्स होती हैं वो 2 प्रकार से आप पे कर सकते हो, एक तो टाइम बेस्ड पेमेंट और दूसरा परफॉर्मेंस पेमेंट। दोनों में अंतर समझ लो। टाइम बेस्ड पेमेंट का मतलब दिन के हिसाब से मजदूरी, आप 8 घंटे के या 1 दिन के आप 500 रुपये देते हो, तो ये टाइम बेस्ड पेमेंट हो गई आपकी। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब आप परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर एक ने 4 यूनिट बनाई तो उसे 4 यूनिट के हिसाब से पेमेंट करोगे, एक ने 10 यूनिट बनाई तो उसे 10 यूनिट के हिसाब से पे करोगे। तो ये आपका कहलाता है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, यानी नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से भी। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, टेक्निक पढ़ी होगी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वही है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। और टाइम बेस्ड जो आप रेगुलर वर्कर्स को पे करते हो दिन के हिसाब से, दिन दहाड़ी जो आप बोलते हो, वो आपका टाइम बेस्ड पेमेंट कहलाता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे और आप लोग शॉर्ट ट्रिक विशेष तौर पे याद रखोगे। शॉर्ट ट्रिक याद करने का तरीका मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। क्या बताता हूँ, 3 बार आपको यहाँ बोलनी है मेरे साथ, उसके बाद 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखना है और 3 बार आपको कॉपी में लिखना है। तो आपको ट्रिक और ट्रिक के सारे पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।